तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्ट कर ही दिया जाए। तो आप सबका श्री गणेश आईएएस में आप सबका स्वागत है। और इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी की वीडियोस की। और पॉलिटी की एक एक वीडियो डेली प्रोवाइड की जाएगी और टारगेट ये रहेगा कि एटलीस्ट इसको 30 to 35 डेज में फिनिश कर दिया जाए। ठीक है जी। तो ये हमारा जो मेन जो है पर्पस है, ये हमारा मेन लक्ष्य रहेगा पॉलिटी के बारे में। अगर मैं पॉलिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर दूं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है पॉलिटी जो आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे आप स्टेट पीएससी का दे रहे हो या फिर आप यूपीएससी का दे रहे हैं, 15 to 20 क्वेश्चन तो इसका फिक्स होता है। ठीक है जी, 15 to 20 क्वेश्चन इसका फिक्स है कि इस सब्जेक्ट से आने ही वाला है। ठीक है, आप मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन इसके फिक्स होते हैं। और ये जो चैप्टर जो हम पहला जो चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि हमारे इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, किस तरह से हमने शुरुआत किया, उस चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो इससे हमेशा 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। अगर 2 नहीं आएंगे तो 1 तो जरूर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी एग्जाम हो जो एक्ट से आते हैं। तो ये एक चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। और पूरा पॉलिटी सेक्शन ही जो है ये आपके 15 से 20 क्वेश्चन आप सबको देंगे किसी भी एग्जाम में। मतलब कि अगर आप ये अगर सब्जेक्ट कवर करते हैं तो आप 15 से 20 क्वेश्चन के एश्योरिटी ले लेते हैं। यानी कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके 30 नंबर से 35 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, तो 30 से 35 नंबर ये आपको सब्जेक्ट पॉलिटी देता है। तो पॉलिटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पहला जो है अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जो फर्स्ट चैप्टर है। अब देखो भाई, ये मैंने डायरेक्ट कोई पीपीटी वगैरह बनाने का कोई काम नहीं किया है। मैंने सोचा कि डायरेक्ट लक्ष्मीकांत सबके पास अवेलेबल है। ये 6th एडिशन है, जो नई एडिशन है अभी, और ये इंग्लिश मीडियम की है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम की ही बेनिफिशियल होगी, इससे हिंदी मीडियम के लोग भी लाभप्रद हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश कैसे आए इंडिया में, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो है 200 ईयर्स तक इनका रूल रहा इंडिया में ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स कैम टू इंडिया इन 1600। ये एज अ ट्रेडर्स आए थे ट्रेड करने, लेकिन धीरे धीरे ये जाके पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश कर लेते हैं, पॉलिटिकल पावर को एक्वायर कर लेते हैं इंडिया के, अपने डिफरेंट पॉलिसीज को लेके, और वॉर और बैटल जीत के। सबसे जो इम्पोर्टेंट बैटल था, 2 बैटल, एक तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी और 1764 बैटल ऑफ बक्सर। ये 2 बैटल तो एक इनका फाउंडेशन था ब्रिटिशर्स का रूल का। ठीक है, तो अब 1600 में एज ए ट्रेडर आए, फिर इनको धीरे धीरे कुछ राइट करने का ट्रेड मिला। जो चार्टर जो मैडम एलिजाबेथ यानी कि मैडम क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था उनको 1600 में, कि मैं आप सबको ट्रेड एक चार्टर दे रही हूँ, इस चार्टर से आप जाके इंडिया में आप, या फिर नॉट इंडिया ओनली बट आप ईस्टर्न साइड में, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, जैसे अगर आप ये अपना ग्लोब हुआ तो दैट इज द वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड दैट इज द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, है ना, और ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ। तो ये बोला कि तुम ईस्ट में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये ईस्ट में अपना, ये यहाँ पे इंडिया रहा, तो यहाँ पे ट्रेड करने की बात करी गई। ठीक है, तो अब द कंपनी, जब बैटल ऑफ बक्सर में जब कंपनी की जीत होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, तो इसमें कहा गया कि द कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन, उसको दीवानी राइट मिल गया। उस दीवानी राइट में ये था कि रेवेन्यू और सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ये कंपनी को दे दी गई, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। ठीक है, ये एज ए कैरियर उनका स्टार्ट हुआ। 1858 में जब आप बैटल ऑफ आपका जो सिपाही मिटनी हुआ, ठीक है, जो यानी कि आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके बाद से जो इंडिया था उस पर ब्रिटिश क्राउन का कमांड दे दिया गया कि अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश क्राउन लेगी पूरे इंडिया के गवर्नेंस की। और ये रूल 1947 तक कंटिन्यू रहा। तो इसी मद्देनजर रखते हुए हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है कि वाई नीड टू नो, ऐसा क्यों हमें जरूरत है इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की पढ़ने की। ऐसे सिलेबस में नहीं दिया गया है, क्योंकि ब्रिटिशर्स 200 ईयर्स तक रूल किए, तो जो भी वो लॉ लेके आए वो कहीं ना कहीं वो इंडिया में एप्लीकेबल भी थे, ठीक है, और कहीं ना कहीं अनएप्लीकेबल भी थे। तो जो एप्लीकेबल हो सकता है उस लॉज को, हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चल रही थी, जो संविधान सभा चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा गया कि इन सब लॉज को लीजिए जो इंडिया को प्रोग्रेसिव बनाए, चाहे वो ब्रिटिशर्स का हो, इवन चाहे दूसरी कंट्रीज का हो। तो बहुत सारे जो, जैसे आईपीसी है, आपने सुना होगा, इंडियन पेनल कोड, ये आईपीसी अभी भी स्टिल रिलेवेंट है कि नहीं? आजकल
बहुत सारे जो चल रहे हैं, जो सेडिशन एक्ट वगैरह लेके चलता है, वो सेडिशन एक्ट ब्रिटिशर्स का ही दिया हुआ है, लेकिन स्टिल अभी भी हम ले रहे हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट तो खूब उसका यूज करती है। कोई ज्यादा अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला, सेडिशन एक्ट लगा के ले जाओ, उस बंदर ठोको। जेएनयू को तो सारे लोग ठोका गए उस पर, ठीक है। तो विद द इंडिपेंडेंस कैम टू वी नीड टू कॉन्स्टिट्यूशन। 1947 में अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। 26 जनवरी 1950 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैम टू इफेक्ट आई थी। फिर भी हमारे बहुत सारे रूल्स जो हैं, जो कि ब्रिटिश रूल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं, उनके ब्रिटिश लेगसी से, उनके रूल से बहुत सारे लिए गए हैं। अगर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, ऑलमोस्ट उसके सारे फीचर स्टिल अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल, मतलब 100% में मान के चलिए 85% उसके जो प्रोविजंस हैं वो हमारे यहाँ लिए गए हैं। जैसे फेडरलिज्म वाला कंसेप्ट हुआ, वो वहीं से लिया है हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अभी कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जिसमें पहला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलता है कि कंपनी का रूल जब चलता है, कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। दूसरा जब क्राउन का रूल चलता है 1858 से 1947 तक। तो ये दो इवेंट आते हैं, ठीक है, ये दो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है। तो अब जो हम पहला जो बात करने वाले हैं उसका नाम है कंपनी रूल का। और कंपनी रूल में कौन कौन से एक्ट आते हैं, तो इसमें पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब देखो, ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का आने का भी एक रीजन था। उस समय गवर्नर जो था वॉरेन हेस्टिंग आया था, ठीक है, जो कि बाद में जाके गवर्नर जनरल भी बन गया। तो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारा करप्शन था, उसकी फाइनेंस बिल्कुल डाउन हो गई थी, उसके पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल रुइन हो गया था। तो अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये लोग गए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से गए कि हमें लोन दो बैंक ऑफ लंदन से। तो कहा कि ठीक है बेटा, लोन तो देंगे तुमको, लेकिन तुम लोग इंडिया में कर क्या रहे हो, जरा अपना इंडिया में जो कर रहे हो जरा उसको हमें ब्यौरा भी तो दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुमको पैसे तो देंगे, लेकिन तुम्हारे अफेयर को रेगुलेट करेंगे। तो भाई कंपनी को जरूरत थी, उसने कहा कि ठीक है भाई, पैसा दो, आप रेगुलेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ ये जो एक्ट होता है, पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए एक फर्स्ट स्टेप जो टेकन हुआ, वो इन लोगों ने लिया। यहाँ पे इसने रिकॉग्नाइज किया फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी को। यहीं से फाउंडेशन भी लेड हुआ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। इस एक्ट के कुछ फीचर्स थे, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला अपना जो फीचर्स था, उसमें ये कहता है कि इट डेजिग्नेटेड, ये क्या करता है, गवर्नर ऑफ जो बंगाल होता है ना, उसको गवर्नर जनरल की उपाधि दी जाती है, ठीक है। एक गवर्नर जनरल की उसको पोस्ट क्रिएट किया जाता है, मतलब कि वो उसके पास कुछ मिलिट्री के पावर और ज़्यादा उसको दिए जाते हैं। साथ में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी क्रिएट किया जाता है, जिसमें 4 मेंबर जो हैं इस काउंसिल में गवर्नर जनरल को असिस्ट करेंगे। और जो पहला गवर्नर जनरल है वो अपना होता है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसके साथ ही साथ ये जो गवर्नर जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के होते हैं, उनको कहता है कि ये सबऑर्डिनेट रहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है, जो कि पहले वो इंडिपेंडेंट फंक्शन करते थे, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते थे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था डिसीजन मेकिंग में। वो गवर्नर की बात ही नहीं सुनते थे बंगाल के, कहते तू क्या है, हम बंगाल हैं, हम बॉम्बे हैं, हम मद्रास हैं, बॉम्बे, हम अपनी मन की करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस एक्ट में कहा कि ठीक है, आप सबऑर्डिनेट रहेंगे बॉम्बे और मद्रास को, ठीक है। उनको कहा कि ये 3 इंडिपेंडेंट जो पहले थे अब नहीं रहेंगे, ये दीज आर द सबऑर्डिनेट, ठीक है। इसी एक्ट के तहत एक और चीज़ आती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। 1774 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, बस इसी एक्ट में दिया जाता है। इसमें एक जो चीफ जस्टिस होता है और 2 अदर जजेस होते हैं, 2 अदर जजेस होते हैं। इम्पले करके एक जज होते हैं जो पहले चीफ जस्टिस बनते हैं। इनका पूरा नाम शायद जॉर्ज या कुछ ऐसे ही है, बट इम्पले इनका ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ये तो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस होते हैं बंगाल के, ये सुप्रीम कोर्ट के, ये होते हैं इम्पले। इस एक्ट के तहत एक और जो चौथा स्टेप लिया जाता है, जो मेजर स्टेप है, उसमें ये कहा है ये प्रोहिबिट करता है सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी का फॉर इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। किसी भी प्राइवेट ट्रेड में आप इंगेज नहीं रह सकते हैं, आप ब्राइब्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो 5वां है, जो कि लास्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कहता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ना, ये रिपोर्ट करेगा और मजबूत कर देता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर। कहता है कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, भाई तुम हमको रिपोर्ट करोगे कि तुम्हारा रेवेन्यू सिस्टम कैसा चल रहा है, सिविलियन लॉ कैसे चल रहा है, मिलिट्री अफेयर्स कैसे चल रहे हैं।
तो ये 5 चीज़ हैं, ये इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ इश्यूज हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट बनता है तो ये जो काफ़ी सारा इश्यू क्रिएट होता है बिटवीन द गवर्नर जनरल या फिर जो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फंक्शन होता है उसके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बहुत सारा कुछ इशू क्रिएट होता है। अब ये देखो, ये इनका एक्सपेंशन उस समय हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ये जाहिर सी बात है एक्सपेंड करेंगे तो ये रूल और लॉ के हिसाब से तो चलेंगे नहीं। ठीक है, तो बहुत सारा इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता था। तो इन ए बिड टू रेस्टिट्यूट, तो ये जो डिफेक्ट्स था उसको रोकने के लिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, ये आया। इसके भी कुछ अपने फीचर्स थे। तो इसमें जो पहला फीचर था, इसने पहले ये कहा था कि इसने एग्जाम्प्ट करा कि गवर्नर जनरल जो है और जो काउंसिल है वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर होगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें 4 मेंबर होते थे, कहते हैं ये बाहर रहेगा, इसमें कोई कैपेसिटी सुप्रीम कोर्ट की नहीं रहेगी। फिर जो सेकंड आता है उसने कहा कि ये एक्सक्लूड करता है रेवेन्यू मैटर्स का भी, कि कोई रेवेन्यू मैटर्स जो है कितना कलेक्शन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। हर बार आप मुंह उठा के नहीं आ जाएंगे, ठीक है, कि क्या हो रहा है, आप रिट इशू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद से ये जो थर्ड देता है, इट प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट, इसका बोला कि तुम सिर्फ इन जो कलकत्ता के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनके जुरिडिक्शन रहेगा। साथ में उसने ये भी कहा कि कोर्ट को कि तुम जो पर्सनल लॉ है, जो आजकल ये पर्सनल लॉ जो होता है, पर्सनल लॉ में क्या होता है आपका, डिवोर्स आता है, मैरिज आता है, मतलब डिवोर्स के पहले मैरिज, ठीक है, उसके बाद से सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें और भी कुछ पर्सनल लॉ में और सारी चीज़ें आती हैं, जनरली इनको मेन माना जाता है। ठीक है, कि जैसे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके डॉटर को सक्सेसर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, जैसे मुस्लिम का डिवोर्स का अलग है, ठीक है, हिंदूज का अलग है, मैरिज दोनों का अलग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें बात हुई। तो इसमें ये कहा गया कि हिंदू का हिंदू लॉ के हिसाब से और मुस्लिम का मुस्लिम लॉ के हिसाब से, मोहम्मदन लॉ के हिसाब से चलेगा। इसके बाद से इसने एक और एक डाउन किया कि जो अपील रहेगा प्रोविंशियल कोर्ट से, ठीक है, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में भी लिया जाएगा और ना कि सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद से ये एम्पावर करता है गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कि रेगुलेशन फ्रेम कर सकता है प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल का। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट आपके प्रोविजन होते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये पिट्स इंडिया इसलिए इसका नाम रहता है क्योंकि उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ब्रिटेन के, उनका नाम पिट्स होता है। ठीक है, तो अब फिर कंपनी में बहुत सारी इश्यूज होती हैं, तो कहा कि भाई फिर ये लोग, फिर इनके पास पैसे की कमी होती है, ये फिर मुंह उठा के जाते हैं कि भाई पैसे नहीं है, बहुत सारा हम वॉर कर रहे हैं, उधर मैसूर वॉर कर रहा है, हमारी हालत ख़राब है, ठीक है, हमें फाइनेंस चाहिए, तो फिर पैसे वैसे के लिए जाते हैं ये लोग। तो पिट्स कहता है कि ठीक है बेटा, पैसे तो ले लो, लेकिन हम तुम पे और रेगुलेट करेंगे, और ये जो तुम्हारा जो पैसे वाला और ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश करेंगे, दोनों सेपरेट रहेगा, कमर्शियल अलग होगा और पॉलिटिकल फंक्शन अलग होगा तुम्हारा। उसके बाद ये और कहते, इसके बाद ये जो दूसरा स्टेप कहते हैं कि ये इन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहा कि तुम सिर्फ कमर्शियल चीज़ों से मतलब रखोगे। इसको याद रखना, सी से सी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहता है कि जैसे हर कंपनी में डायरेक्टर होते हैं ना, तो वो जो डायरेक्टर क्या करेंगे, कमर्शियल की कितना धंधा हुआ, कितना नहीं चला, क्या क्या हिसाब किताब है, कितने पैसे चल रहे हैं, क्या जो एक्टिविटी है कमर्शियल एक्टिविटी, उसके बारे में। तो कहा कि ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये मैनेज करेगा कमर्शियल अफेयर को। और इन्होंने एक न्यू बॉडी बनाया जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करेगा कि कौन सा पॉलिटिकल अफेयर चल रहा है। ठीक है, जैसे लोगों के अफेयर चलते हैं ना, तो उस टाइम पॉलिटिकल अफेयर भी चलते थे, अभी भी पॉलिटिकल अफेयर चलते हैं, जैसे शरद पवार, ठीक है, और शिवसेना एक हो गई, कांग्रेस भी एक हो गई, है ना, तो ये पॉलिटिकल अफेयर है। ठीक है, उसके बाद से ये एक सिस्टम, इसको कहते हैं हम डबल गवर्नमेंट का सिस्टम कहते हैं। तो याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या दिया, डबल गवर्नमेंट दिया। पूछेगा ऐसे क्वेश्चन में कि डबल गवर्नमेंट कब आया था, तो डबल गवर्नमेंट आपके पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आया था। ठीक है जी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बना था। ठीक है, तो ये होता है। उसके साथ साथ एक और चीज़ इसमें होती है कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कहता है कि तुम सारा सुपरवाइज करोगे और डायरेक्ट करोगे सिविलियन और मिलिट्री अफेयर को या मिलिट्री गवर्नमेंट को, रेवेन्यू को, जहाँ पे ब्रिटिश पोजीशन हो इंडिया में। ठीक है, तो इसको बताता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर को ये देता है कि तुम जो सुपरवाइज करोगे सिविलियन और रूल को, मिलिट्री गवर्नमेंट को, रेवेन्यू को, ये सब तुम देखोगे। उस समय रेवेन्यू सिस्टम चल रहा था ना आपका, जमींदारी था, रेतवारी था, महलवारी था, है ना,
इसके बाद इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है, यानी कि मोरल स्टोरी स्पिट्स इंडिया एक्ट का ये है कि एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजन। पहला कि कंपनी टेरिटरीज जो है फर्स्ट टाइम इसको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया। तो ये आएगा क्वेश्चन कि ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया किस एक्ट के तहत आया था, तो वो 1788 पिट्स इंडिया एक्ट में। और दूसरा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उसको सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर में मिल गया। कंपनी के पूरे अफेयर पे सुप्रीम कंट्रोल, मतलब कि ये हुआ कि रिलायंस मान लो कि एक कंपनी है और वो सपोज करो कि ब्राज़ील में जाती है, और ब्राज़ील में जाके वो पूरी अपनी पॉलिटिकल फंक्शन वहाँ पे अप्लाई कर देती है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब सोवरेन नेशन है, वो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर पूरा का पूरा मिल गया, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। तो गाइज ये कैसा वीडियो लगा प्लीज़ बताइएगा। उसके बाद हम एक्ट ऑफ 1786 करेंगे और चार्टर एक्ट ऑफ 1793 करेंगे। मैं सोच रहा हूँ 3-3 एक्ट करके एक एक वीडियो में आपको करा दूँ। तो प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिएगा, थोड़ा सा इतना तो दुख आप दे ही सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।